Welcome again in this new session. In previous section, we have discussed about the five kingdom system of classification, which was proposed by R.H. Whittaker in 1969. After that, we have discussed about the three domain system proposed by Carl Weiss. He divided living beings into six kingdom system of classification. Now we shall discuss about the important merits and demerits of these kingdom system of classifications. जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसके क्राइटेरिया के बारे में स्टडी किया था और साथ में ही हम लोगों ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कॉल वोज द्वारा दिया गया था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी मेरिट्स थी और क्या क्या इन सिस्टम्स में डीमेरिट्स थी, उसको हम साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप एनसीईआरटी बुक का स्क्रीन स्लाइड देख पा रहे होंगे, उसमें दिया गया है कि लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसीडरेशंस। कौन कौन सी चीज़ें इसमें विचार की गई थी और कौन कौन से इसमें इश्यूज थे जिसमें विवाद थे, उसको हम जो है समझते हैं। कहता है दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रभावित करती। कोई भी चीज़ जब आती है, नया वर्गीकरण आता है, तो उसके दोनों पक्षों पर विचार किया जाता है। कौन से उसके ऐसे पक्ष हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सही है, और कौन से ऐसे पक्ष हैं जो कि ये बताते हैं क्लास सिस्टम जो या वर्गीकरण जो सिद्धांत सिस्टम दिया गया है वह पूर्ण नहीं है और वह जो है उसमें कमियाँ हैं। जैसे कि पहले जो थे अर्लियर मतलब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे उसमें आपको कहा गया कि सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फन, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। जैसे कि इससे पहले जो था आपको पढ़ा था आपने कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था जिसमें प्लांटेई और एनिमेलिया के बारे में बताया गया था कार्लस लिनियस द्वारा। उसमें जो था आपकी जो बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, सभी को प्लांट में रख दिया गया था। तो ये उसमें खास बात थी, इनमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर या विभेद या डिफरेंस नहीं किया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कहती द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक उसमें देखा गया था, उसके आधार पर कि उसमें जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक स्पेशल यूनिफाइड में स्पेशल कैरेक्टर एक जो है लिया गया इस पूरे किंगडम में कि उनकी सेल जो थी उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। कहता दिस प्लेस टुगेदर द ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल के कैरेक्टर के आधार पर उनको जो है कि एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी उसकी डिमेरिट थी या उसके बहुत बड़ी जो है कमी थी, जो कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में देखा गया था। दूसरी खास बात क्या थी? इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। यानी इसमें क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक थे या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल वाले ऑर्गेनिज्म थे, जिनको कि हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इनको क्या कर दिया गया था कि एक जो है जो आपका जो अलग से ऑर्गेनिज्म थे जो कि यूकैरियोटिक थे, यानी जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ऐसे ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स जो थे उन सबको जो है कि एक साथ जो है उनको प्लेस कर दिया गया था। तो ये भी इसमें एक कमी थी जिसमें बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा था। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वंस। ये कहता है कि इसकी वजह इस कारण क्या था कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, यानी जैसे प्लांटे की एग्जांपल लें कार्लोस लिनियस का, तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को ही एक साथ रख दिया गया था। जैसे एग्जांपल में दिया गया है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक ये सिंगल सेल की ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। और स्पायरोगायरा क्या है? आपका एक जो है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी यानी कई कोशिकाओं के बना हुआ एक शैवाल है। तो
एक कोशिका का बना हुआ है क्लेमाइडोमोनास, और स्पाइरोगायरा क्या है, ये कई सारी कोशिकाओं का बना हुआ एक जो है तंतु जैसी संरचना होती है, और दोनों को ही एल्गी में रख दिया गया। ये इसमें खास बात थी। एक अंतर समझने का है कि जैसे आप एक कोशिका की बात कर रहे हैं तो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म को आप अलग ग्रुप में रखा गया, जैसे आर एच विटेकर ने रखा था, लेकिन इससे पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो था, जो कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों थे, इनको सबको क्या कर दिया गया, केवल एल्गी में ही ये अंडर द एल्गी रखा गया। कहता दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो कि दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं या स्वयं भोजन बना नहीं सकते हैं और अपने भोजन को दूसरे स्रोत से ग्रहण करते हैं, यानी फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज दे गेट देयर फूड। फंजाई ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, जो आपके स्वपोषी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपके स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कहता दे आल्सो शोड द कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन, उनकी वॉल की जो सेल वॉल थी उसकी कंपोजिशन में भी अंतर होता है। एक इसमें खास बात ये भी थी, ये डिफरेंशिएट, ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा था। कैसे, जैसे कि जो आपके क्या बोलते हैं कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो फंजाई होता है वो आपका उसमें क्या होता है, काइटिन बनी होती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन ये बात भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को भी आपको शुरुआत के जो आपका सिस्टम था जिसमें एनिमेलिया प्लांटी था, उन सबको एक साथ ही रख दिया गया था ग्रुप में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, द फंजाई हैड काइटिन। फंजाई की सेल वॉल जो होती है, अगर एक फंगस है, एक फंगस की मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिंगल सेल तो नहीं होता, कई सारे सेल्स का बना होता है, एक सिंगल सेल का होता है जिसको हम एक नाम देते हैं, आपने अगर कभी गौर किया होगा, इसको बोलते हैं हम ईस्ट आपका एक गुड एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर फंगस का, एक कोश की फंगस का एग्जाम्पल है। तो ये काइटिन का बना होता है इसमें फंजाई में। इसकी जो सेल वॉल होती है आपकी जो इसमें पाई जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ फंगस, ये आपकी किसकी बनी होती है, काइटिन के। तो ये आपका स्पेशल जो मटेरियल होता है काइटिन, फंगस केस में ये काइटिन का होता है। ठीक है, ये काइटिन का एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड केस होता है जो कि पाया जाता है किसमें, ये जो है जटिल जो है पॉलीसेकेराइड होता है, ये जो है आपका होता है जो कि पाया जाता है फंगस में। तो ये खास इसमें बात थी। इसके आगे देखते हैं आप देखेंगे, इन देयर वॉल्स एंड वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेलुलोजिक सेल वॉल। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी जो जिसमें आपके क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम ग्रीन आप प्लांट्स की श्रेणी में रखते हैं। और उसमें क्या होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है स्पेशली जो बनी होती है ग्रीन प्लांट्स का, अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम समझने के लिए, तो अगर ये सेल वॉल है तो ये बनी होती है सेलुलोज की। ये भी आपका एक जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, एक जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो जबकि दोनों में अंतर है, एक काइटिन का बना है और एक सेलुलोज का बना। तो ये सारे कैरेक्टर्स में क्या था, इन सबको एक साथ रख दिया गया था। तो ये इसमें क्या थी, डिमेरिट्स थी, कमियां थी। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे, इसमें स्टडी करेंगे, कहता द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, इनको अलग रखा गया। कब? जब इन कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, कंसीडर किया गया, जब विचार किया गया। तो ये कब किया गया, जो आने वाले अगले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जैसे आपके आर एच विटेकर का एग्जाम्पल में लेते हैं, तो किंगडम फंजाई नाम से इसको अलग रखा गया। तो क्योंकि इसमें सेल वॉल अलग थी, किसकी बनी थी, काइटिन की। तो इस तरीके से जितने भी ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू किंगडम मोनेरा। तो इसमें क्या था, जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को जो है कि किंगडम मोनेरा में रखा गया था, जो हमने क्राइटेरिया से पहले आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो उसमें था कि जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको सबको किसमें रखा गया, किंगडम मोनेरा में। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर के थे ये वाले, खासकर जिसमें ऐसे कैसे होते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक केंद्रक जो है विकसित नहीं होता, इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया एक अलग किंगडम में, जिसको रखा गया नाम पोटिस्टा। तो किंगडम पोटिस्टा, इस तरीके से किंगडम मोनेरा दोनों अलग अलग हैं बनाए गए, किस आधार पर, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में रखते हुए। तो किंगडम पोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जैसे क्लेमाइडोमोनास है,
और क्लोरेला कहता है अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स। इनको जिसके पहले वाले जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था जिसमें प्लांटेई केवल था उसमें तो इनको एल्गी में रखा गया था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को क्या किया गया, कहता है कि इन दोनों को किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, इन दोनों को साथ साथ लिया। किसको? क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं, सिंगल सेल वाली कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका की बनी हुई यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये यूकैरियोटिक होती हैं, और एक कोशिका की बनी होती है यूनिसेलुलर होती हैं। कहता है बोथ हैविंग सेल वॉल्स, इनमें दोनों में सेल वॉल पाई जाती है। कहता है विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिका बने होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। और इसमें क्या था, लेकिन इनमें जो है सेल वॉल नहीं होती है, किसमें? पैरामीशियम में और अमीबा में। तो इन दोनों को पैरामीशियम और अमीबा जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जिनमें की क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इन दोनों में जिनमें की सेल वॉल होती है, इन सभी को जो है कि एक जो है कॉमन किंगडम ग्रुप प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंस पे बात जो है निकल कर सामने आती है, वो समझ में आ गई होगी। तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, जिनको सबको के अलग अलग दो किंगडम्स में रखा गया था। बाद में क्या हुआ, इट हैपेंड दैट बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज चेंज्ड, क्राइटेरिया क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का चेंज हो गया। और कौन कौन से क्राइटेरिया थे? सेल कैसी है, सेल टाइप यानी प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक है, सेल वॉल कैसा है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, जो कि आर एच विटेकर ने दिया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसमें ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी ध्यान में रखा गया था कि उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है या कोई अन्य मेथड है, जैसे कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, कॉन्जुगेशन होता है और सिनगैमी होती है। इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था। तो इस वे से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सारी चेंज होती गई इन द डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं किसी प्रीवियस जो बहुत पहले ऑर्गेनिज्म था और उससे देखते हैं कौन से कैरेक्टर्स आज के वर्तमान के ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रहे हैं, तो उसको जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान। और ओवर द टाइम कहता है, ओवर द टाइम यू कैन सी हियर, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक जो है काफ़ी लंबे समय बाद एक जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाने का, ये इवॉल्व उसको विकसित करने का प्रयास किया गया, जो कि जिसमें केवल कुछ ही बातें नहीं, जैसे विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी। इसमें कई चीज़ों को ही केवल नहीं लिया गया कि मार्फोलॉजिकल है कि फिजियोलॉजिकल है या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी है, बल्कि इसमें एक और चीज़ कंसिडर की गई, क्या? फाइलोजेनेटिक, यानी इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जो बाद के क्लासिफिकेशन इस तरह से आते गए उसमें जो है इन चीज़ों को पैरेलल स्टडी किया गया। अब कुछ बेसिक चीज़ें और भी हैं जिनको हमको जानना चाहिए, और आपको चूँकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं और ये चीज़ें आपको स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप आगे पढ़ें तो उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर रहें। इकोनॉमी की हिस्ट्री में कुछ खास चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम कभी कभी पढ़ते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो एक जैसे नाम आता है आपका एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम से। फादर आपके थे किसके? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, दोनों के फादर थे। आप ये बात ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो इन्होंने किस पे काम किया था? ऑन द बेस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो बाहर से कैरेक्टर दिखाई पड़ते उसके आधार पर इन्होंने क्या किया था? प्लांट्स को क्लासिफाई किया था 3 ग्रुप्स में, जैसा कि आप नाम जानते हैं। एक तो था आपका कौन सा? ट्री, इसमें चर्चा कर चुके हैं पहले भी, ट्रीज था। दूसरा ग्रुप क्या था आपका? श्रब्स था, जिसको झाड़ी कहते हैं, पेड़ के बाद झाड़ी। और तीसरा आपका था हर्ब्स, इसको बोलते हैं हम शाक।
एक बात तो इंपॉर्टेंट ये थी जो कि आप समझ सकते हैं। दूसरा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना चाहिए। एक थे तो आपके थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस या फिर थियोफ्रेस्टस, ये क्या थे आपके? ये थे आपके फादर ऑफ बॉटनी। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। और इनको एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं आपके? 1 मिनट, आई थिंक इट हैज बिकम 1 मिनट। बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, एंड इनको हम फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी। थियोफ्रेस्टस जो थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था, अगर आपको याद, थोड़ा जानकारी बता दी जाए, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एक बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होनी चाहिए। हिस्टोरिया प्लेंटेरम, इन्होंने एक बुक लिखी थी और इसमें जो है प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया था, किस आधार पर? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। एक खास बात इंपॉर्टेंट ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप समझेंगे कि थियोफ्रेस्टस जो थे, थियोफ्रेस्टस, अभी हमने बात की इनके बारे में, थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को जब डिवाइड किया तो इन्होंने प्लांट्स को चार जो है स्पेशल ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे कि एरिस्टोटल ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, ट्रीज में ग्रुप किया था, फिर श्रब्स में डिवाइड किया था, श्रब्स और हर्ब्स, ये तो किया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने एक और ग्रुप यहाँ बीच में जोड़ दिया, यानी पहला, दूसरा और एक ये तीसरा और एक चौथा। तीसरा क्या जोड़ा इन्होंने? इनका नाम दिया आपका अंडर श्रब्स। ये इसमें इन्होंने स्पेशल नाम इसमें जोड़ दिया, अंडर श्रब्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इनके द्वारा इसमें जोड़ी गई। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन था, ये बहुत वेल स्टेब्लिश क्लासिफिकेशन नहीं था। इसको हम जो इन्होंने ये 4 ग्रुप डिवाइड किए थे प्लांट्स के, स्पेशली ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स, इसको हम एक और नाम देते हैं। इसको कहते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था आपका? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसको कहा गया इनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये ठीक है, यानी कृत्रिम टाइप का वर्गीकरण, ये नाम इनका दिया गया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और नाम आता है, इसको भी आप बता चुका हूं, मैं चर्चा कर चुका हूं, इसको पुनः आपको बताता हूं मैं। कैरोलस, ये तो आप जानते हैं इनका नाम पहले से ही, कैरोलस लीनियस इन्होंने भी दिया था। इन्होंने जो किया था, तो इन्होंने जो है कि आपका, और इनको क्या, वो एक और भी नाम देते हैं, इनको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ये थे आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी के फादर को कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, ये तो आपको बात पहले चर्चा की जाती है, आपने इससे पहले से आप उसमें देख सकते हैं। और इनको एक और नाम देते हैं, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। ये तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हैं, और ये फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी भी इन्हें कहा जाता है, प्लांट टेक्सोनॉमी। और इनको फादर ऑफ ये भी कहा जाता है, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, ये भी नाम इनको पैरेलल दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे, आपकी जानकारी लिए आसान होगा। फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी भी इन्हें कहा जाता है, प्लांट टेक्सोनॉमी कहा जाता है, एनिमल टेक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से? कैरोलस लीनियस ने 2, कैरोलस लीनियस, 1 मिनट, कैरोलस लीनियस, इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ही प्रपोज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा उसका नाम था? एक प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्लांटेई और एनिमेलिया भी दिया था। इसके बाद एक नाम और आता है जिसको आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था आपका नया स्पेशल टाइप का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
जो कि दिया गया था आपके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज जॉर्ज बेंथम जॉर्ज बेंथम जॉर्ज बेंथम इन्होंने दिया था। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बुक जो है इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था जेनरा प्लेंटेरम। इन्होंने ये बुक लिखी थी आपकी, कौन सी, इसको आप नोट कर लेंगे, जेनरा प्लेंटेरम एक बुक का नाम लिखा था। उसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया था। लेकिन डिस्क्रिप्शन किस आधार पर किया था, बहुत सारे प्लांट के बारे में बताया था। तो इन्होंने जो जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, इनके इस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है, इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये बात आप खास ध्यान रखेंगे, इनका जो क्लासिफिकेशन था उसको बोला जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारे जो है नेचुरल कैरेक्टर्स जो प्लांट में पाए जाते हैं, ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने लेकर स्टडी किया था। और इस आधार पर इन्होंने जो है सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे आपके प्लांट्स में लीफ है, जो स्टेम है, रूट है, तो इनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कायिक लक्षण बोलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो उसके पुष्प वाले लक्षण होते हैं, रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टर होता है, उन सबको इन्होंने लिया था। हैं किस प्रकार से पौधों में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आपके जननांग बनते हैं, है ना, तो इन सब के कैरेक्टर्स को भी इन्होंने इसमें लिया था। इस नाते इसको जो है कि एक बेहतर क्लासिफिकेशन कहता है, जिसको कहता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात थी, जिसपे हमने आपको ये चीज़ आपको स्पष्ट की। और इनका एक और चीज़ थी, इन्होंने जो काम जहाँ पर किया था, इनका जो संबंध था वो एक स्पेशल बोटेनिकल गार्डन से था, जिसका नाम था, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी पूछ लेता है जानकारी के लिए, बोटेनिकल रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इससे इससे जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट संबंध था, रॉयल बोटेनिकल गार्डन से। तो ये चीज याद रखेंगे, उससे संबंधित थे और उन्होंने पर रहकर इन्होंने काम अपना कार्य भी किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसके बाद में जो नाम आता है वो नाम था आर एच विटेकर। तो आप अभी इससे पहले के सेशन लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं आर एच विटेकर। और यही आर एच विटेकर ने ही आर एच विटेकर इन 1969 इसी में इन्होंने जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, प्रपोज किया था। किस आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर। उसके लिए आपको मेरा जो पिछला वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उसको आप पिछले वाले वीडियो में आप इसको कंसीडर कर लेंगे। ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप इसमें समझ सकते हैं। अब कुछ और हम चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक को कवर करने के लिए। तो थोड़ा इसको भी हम समझने का प्रयास साथ साथ करेंगे। तो जैसे कि अगला टॉपिक जो आपको स्टडी करना है वो टॉपिक आपका है किंगडम मोनेरा। इसको आपको स्टडी करना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक बार दोबारा से। किंगडम मोनेरा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें चर्चा करनी, कुछ से पहले समझ लेते हैं। जैसे इसमें खास खास बातें क्या होती है, एक तो होता है सेल वॉल जो मेंबर पाए जाते हैं किंगडम मोनेरा में, कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ये बात आप याद रखेंगे, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी ऐसे मेंबर्स, ऐसे जीव जिनमें की जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है या अच्छे से विकसित नहीं होता है। केंद्रक जो झिल्ली होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ये बात इसमें समझेंगे। तो इसमें एक कैरेक्टर तो सेल वॉल का हो गया। इसमें एक सेल वॉल जो है कि पाई जाती है जो कि स्पेशल सब्सटेंस की बनी होती है, जिसको बोलते हैं, हम एक नाम देते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन एक नाम देते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये बात भी आप बहुत ध्यान से समझनी है। सेल मेम्ब्रेन ये भी ऐसे मेंबर जो होते हैं इनमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल, जैसे मान लो ये आपकी सेल वॉल हो गई और इसके अंदर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये वाली आपके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन
और ऊपर वाली क्या हो गई, ये आपकी सेल वॉल हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की, जिसको हम एक और इसको नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिपो प्रोटीन। यानी लिपिड और प्रोटीन को मिलाकर, दोनों को मिलाकर लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन नाम से इसको बोलते हैं। तो लिपोप्रोटीन के नाम से इसको हम ये जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें खास बात है एक तो ये। और आप ये देखेंगे यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बीच में और सेल वॉल के बीच में एक जगह है, खाली जगह है। ये जो स्पेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एक स्पेस भी इसमें पैरेलल पाया जाता है, और जिसको एक हम नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं इसको? अभी आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसान होगा, इसको जान लेंगे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बता दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इसका नाम जो है, इसको हम बोलते हैं, इसको नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको नाम बोलते हैं हम पेरी प्लाज्मिक, ठीक है, स्पेस। इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो इतनी बात आप याद रखें, CE, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये इसका खास बात हो गई ये। तो इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या होता है? यानी कि प्लाज्मा के बाहर तरफ जो स्पेस है, यानी यहाँ अंदर, यहाँ क्या होगा, ये प्रोटोप्लाज्म होगा। इस प्रोटोप्लाज्म जो बाहर तरफ जो जगह है उसी को हम बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस पर जगह। ओके। इसके बाद इसमें जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या? साइटोप्लाज्म। क्या आता है? साइटोप्लाज्म। इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम कंक्लूड करेंगे। साइटोप्लाज्म। तो तीसरी बात साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म आप समझ गए, अगर मान ली बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के बाद अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? एक इसमें जो है कि आपका क्रोमोजोम भी पाया जाता है। ये सर्कुलर क्रोमोजोम होता है। क्या होता है? सर्कुलर, यानी गोलाकार। सर्कुलर सर्कुलर क्रोमोजोम। सर्कुलर क्रोमोजोम होता है। इसको एक और भी नाम हम देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको आप याद रखेंगे, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यानी जो सर्कुलर क्रोमोजोम होता है, क्या होता है? सिंगल होता है। ये बात आप याद रखें, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगल क्रोमोजोम होता है। जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 होते हैं। तो ऐसे इस बैक्टीरिया इसमें जो है आपके मेंबर्स में, बैक्टीरिया में या कहिए एक सिंगल जो कोशिका है, इसमें एक ही क्रोमोजोम होता है, जिसको एक नाम देते हैं, हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। और ख़ास बात क्या होती है इस न्यूक्लियोइड में जो होती है, तो इसमें क्या होता है? दो चीज़ों को मिलकर बना होता है, DNA का और प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो होती है, यूकैरियोट जो होते हैं, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें स्पेशल टाइप प्रोटीन होती है, जिसको बोलते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन। ये आप याद रखेंगे, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन इस वाले में जहाँ ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो प्रोटीन होती है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, यानी हिस्टोन की बनी नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक वाले डीएनए में हिस्टोन होता है, लेकिन इसका क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे मैंने पहले बताया, इसके मेंबर होता है, तो ये नॉन हिस्टोन का होता है। ये आप खास बात में याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगली बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो इसके अंदर, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो होती हैं, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक जो है कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल है। और राइबोसोम जो होता है इसमें, और इसमें होता क्या है, इसमें स्पेशल काम होता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसमें राइबोसोम जो होते हैं, अब चूंकि कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S टाइप का। 70S टाइप का, 70S टाइप। जबकि अगर यूकैरियोटिक कोशिका होगी, अगर यूकैरियोटिक है, मान लो यूकैरियोटिक है, हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं वो तो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन मान लो कोई दूसरी कोशिका है जिसमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता है, अगर ऐसी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी, तो इसमें जो राइबोसोम होगा वो होगा आपका स्पेशल 80S टाइप। और ये खास बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा के जो मेंबर सदस्य हैं, उसमें राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है।
तो ये कुछ कुछ खास बातें थी जो कि आपको जानना चाहिए था फ्रॉम द लेक्चर। डिस्कस करने हैं अबाउट द चैप्टर। तो आपको क्या डिस्कस करना है, आपको स्पेशली डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। होप सो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का पुनः धन्यवाद।